अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी उमेश अग्रवाल जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम सर। सर बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं जय श्री राम पाकिस्तान में बैठ के बोलती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, तो मैं उन्हें बता दूं कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं सर के साथ बोल सकती हूँ जय श्री राम, क्योंकि अ, ग्रीटिंग आ- है। आरजू जी, अगर अगर आप देखा जाए तो लाहौर है जो, वो बताते हैं कि जो राम जी के जो पुत्र है लव, ये उनके जाने के बाद ये जो पर्टिकुलर एरिया है उसको रूल करते थे। ये भारत के अंदर एक अभिन्न अंग है। ठीक है। इस्लाम तो आपने देखा कि 1500 साल पहले आया है। ठीक है। जी जबकि अगर सनातन देखे तो इसका कोई गणना ही नहीं है। आपने देखा होगा कि द्वारका की नगरी समुद्र के नीचे मिली है। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक लीनियर लाइन है जिसके अंदर आप लोग बताते हैं कि वहां पे अभी भी पत्थर पानी में फ्लोट हो रहे हैं। एक सोचिए ना, इंजीनियरिंग मार्वल की एक लीनियर लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हो रही है। तो बहुत सारे जो बोलते हैं ना हिस्टोरिकल फिगर्स, जहाँ पे हमारे रामायण में मेंशन्ड है, इफ यू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है। और ये तो अभी नासा ने भी बोल दिया है। अभी वो लोग उसको एडम ब्रिज बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज राम सेतु, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा ख्याल है लोगों को ये भी स्टडीज़ करनी चाहिए इस बारे में भी, और इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और हमें जानने की ज़रूरत है बहुत सी चीज़ों को इस तरह की। और जी, देखिए, एक और एक चीज है। कल 2-3 दिन पहले प्राबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे भारत। ठीक है। उनको रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के हिसाब से आए थे। उन्होंने बोला कि मैंने जब अपनी डीएनए जांच कराई थी तो उसमें इंडियन डीएनए मिला था। ठीक है। तो एक तरह से अगर पाकिस्तान भी बना है तो वो 1947 के बाद ही बना है। ठीक है। उससे पहले तो वो सब भारत ही था, अखंड भारत ही था। भले ही मानो नहीं मानो बात अलग है, पर जो बात रहेगी हिस्टोरिकल फिगर्स वो तो रहेगी। ठीक है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तो बताते हैं कि इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान से भी ज्यादा है उनकी पॉपुलेशन। फिर भी वो लोग ऐसा बात कर रहे हैं, तो एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है। और अगर इंडोनेशिया का अगर नोट देखा है, उसमें गणेश जी की फोटो उन्होंने अपने नोट पे डाली है। ठीक है। सही। और उनकी एयरलाइन का नाम वो कुबेर बैंक वो अपनी जो बैंक का नाम है उनको, वो कुबेर बैंक रखते हैं, सेंट्रल बैंक। तो एक बहुत सारा रिलेवेंस है। देखिए, ऐसा है कि वो अपनी हिस्टोरिकल चीजें भूले नहीं है। ठीक है। भले ही वो मुस्लिम नेशन है, बट वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो अपनी सभ्यता को नहीं भूली है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। सर भूले तो हम भी नहीं है, सब हमें याद है। मैं तो बल्कि आपके नेशनल टीवी पे लास्ट वीक बोलकर आई हूँ कि यही बात हो रही थी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की, तो मैंने कहा हाँ, हमारा भी डीएनए जो है वो भारतीय ही है। मैं कैसे कुछ और बता दूं, जब मेरे पेरेंट्स जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज और दिल्ली से आए, तो मैं कोई टर्किश या सऊदी या कोई और गल्फ कंट्री की तो हो नहीं सकती। तो मैं तो बोलकर आई हूँ। लेकिन सर आज हम एक बार फिर डीप सीक के बारे में बात करेंगे। अब तो काफी कंट्रीज इसके नेगेटिव भी, यानी इसके बारे में जो है कुछ ऐसा भी कह रही है कि इसको बैन हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आपकी बात बरोबर है। अमेरिका ने बोल दिया है कि डीप सीक इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर अमेरिका। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अमेरिकन कॉरपोरेशन नॉट टू यूज द डीप सीक। अगर आपने यूज किया तो आपका डेटा आप चाइना को भेजोगे, तो चाइना के पास सारा सीक्रेट्स रहेगा। तो एक तरह से मुझे क्या लग रहा है, वर्ल्ड के अंदर एक दो पैरेलल मॉडल चलने वाले हैं, एक अमेरिकन बेस्ड मॉडल और एक चाइनीज बेस्ड मॉडल। ठीक है। और चाइनीज बेस्ड मॉडल में ऐसा है कि वो बहुत ही बायस है उसके ऊपर। अगर आप डीप सीक से पूछ लें कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो डीप सीक आपको जवाब नहीं देगा। अगर आप तियानमेन स्क्वायर की बात पूछ लेंगे तो वो जवाब नहीं देगा। ठीक है। तो एक तरह से फ्लॉड मॉडल है उनका। ठीक है, क्योंकि जवाब बरोबर देता ही नहीं है ना। और सेकंड, आप ये भी देख लीजिए, उसके बाद जैसे हमने देखा है, अमेरिका ने बोला सेम का सेम राग, ऑस्ट्रेलिया ने भी वही बात बताई, यूके ने भी वही बात बताई। तो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में डीप सीक के अगेंस्ट, यूसेज के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, वो सब चलता रहेगा, पर वहां की जनता मेरे हिसाब से डीप सीक को
अपनाएगी, क्योंकि उसके कॉस्ट कम है। जैसे मैंने बताया था कि इनपुट और आउटपुट टोकन्स के लिए आपको 15 और $60 देना पड़ता है ओपन एआई में, वही डीप सीक में आपको 0.55 सेंट्स और $2.19 देना पड़ता है। तो एक 99% यूसेज कॉस्ट कम कर दिया उन्होंने। तो कौन नहीं लेगा, ठीक है, चलो कुछ ना कुछ मतलब 99, जिसको परफेक्शन नहीं चाहिए रोजमर्रा का काम के लिए, वो काम चल जाएगा। बाकी रिसर्च और कॉर्पोरेट शायद ओपन एआई को यूज करेंगे। और अभी आपने देखा है कि आज न्यूज़ आया है कि अलीबाबा ने बताया है कि उनका जो Q1 है वो डीप सीक से भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और यहाँ तक बात आ रही है कि जो बाइडू है उधर का जो सर्च इंजन है, टेंसेंट है, बाइटांस है, सब बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारा एआई मॉडल रेडी है। आप सोचिए कि एक जो कंपनी है जो डीप सीक है, $6 मिलियन से बनाई है, और उसके पास 200 स्टूडेंट्स थे एज एम्प्लॉयज, जो फाइनल ईयर अपना कंप्लीट कर रहे थे। सब टॉप कॉलेजेस से उन्होंने लिया, ठीक है। तो उन्होंने ये पूरा मॉडल $6 मिलियन में बना दिया, जबकि ओपन एआई के पास 4,500 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, 10 साल से वो काम कर रहे थे, और उन्होंने $6 बिलियन खर्चा कर दिया था। तो एक तरह से सोचिए, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में उन्होंने कर दिया। एक तरह से वहां पे एक सुनामी आ चुकी है वेस्ट में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि अभी ये चाइनीज क्या रुकने वाले नहीं है। मेरे हिसाब से चाइनीज फ्रंट फुट पे आ चुके हैं। अब वो आगे आके अमेरिकन कंपनीज को डायरेक्ट चैलेंज देंगे, और ऐसा चैलेंज दे रहे हैं कि एनवीडिया की जो आपने कल बात की थी $600 बिलियन की, उनकी ओवरनाइट मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गई। जैसे मैंने कल भी बताया कि पाकिस्तानी रुपी में ये शायद 1.5 लाख करोड़ है, 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस की। रुपीज। हाँ, उसकी उतनी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्वाहा हो चुकी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है 350 से $370, $70 बिलियन, और उनकी एक दिन में $600 बिलियन का नुकसान करा दिया। तो सोचिए उनके पास पावर कितना है। अब ये एनवीडिया का जो चिप्स है, बताते थे कि इसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल सकता है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसके अंदर हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, और ये जो सिखाने के लिए डीप ओपन एआई को, वो बताते थे कि उसको सिखाने के लिए $100 मिलियन की जरूरत है। डीप सीक ने वही काम $5 मिलियन में कर दिया। इसके अंदर आपको कुछ 1 लाख एक्सेलरेटर्स की जरूरत होती थी, डीप सीक ने 2000 एक्सेलरेटर से काम चला लिया। तो एक तरह से एक सुनामी आ चुकी है, और एक पुशबैक भी आ चुका है। और अभी आपने देखा है कि अलीबाबा चालू हुआ है, कल तो टेंशन चालू आएगा, बाइडू आएगा, बाइटडांस आएगा, और भी आ जाएगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा इसके अंदर रेवोल्यूशन आ जाएगा। और मेरे हिसाब से कल मैंने बोला था डेथ वारंट साइन किया है बिग टेक का, आज मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आज बरियल ग्राउंड भी खोद दिया है, कि मतलब आपको अंदर ही दफना के जाएंगे हम, क्योंकि अलादीन छोड़ने वाला नहीं है। बाइडेंस, अब चाइनीज कंपनीज आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। दे आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट द अमेरिकन्स। नाउ डीप सीक विल कम्पीट अगेंस्ट Q1 ऑफ अलादीन। अब ये आपस में कम्पीट करेंगे, तो टॉप 5 में इनकी 5 कंपनी रहेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि ओपन एआई और बाकी जो गूगल की जो जेमिनी है, और फेसबुक मेटा का जो लामा है, वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेरे हिसाब से वहां पे कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जो चैट मॉडल जो आप देख रहे हैं, वो कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ रहा नहीं है इसमें चार्ज करने का, इस किसी के पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो अब जो बिग टेक है कितने दिनों तक सरवाइव करेगा इस वैल्यूएशन में, हमें नहीं मालूम, ठीक है। आगे ये डेवलपिंग स्टोरी है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। और आपने ये भी देख लिया है कि अब भारत भी इस रेस में कूदने वाला है, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है कि आप ओपन एआई के अंदर जो भी है, इसके अंदर एआई के अंदर आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। लेकिन सर सिक्योरिटी थ्रेट भी कहा है कई कंट्रीज ने, आपने भी जैसे बताया, और कई कंट्रीज कह रही हैं। वाकई में ऐसा है, या ये सिर्फ एक इन्होंने सिर्फ एक इमेजिन कर लिया है कि ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटी थ्रेट हो? देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट तो पक्का है, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना डेटा चाइनीज सर्वर्स में डालता है,
तो आप सारा इंफॉर्मेशन दे ही रहे हो उनको, बैकग्राउंड में वो उसको हार्नेस कर ही सकते हैं। और चाइना के बारे में बताया जाता है कि उनकी स्पाई नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, तो इट इज एज कंपेरेबल एज सीआईए। तो जो अमेरिका करता था इतने सालों से कर रहा है, जैसे आपको अगर फेसबुक दे रहा है, ट्विटर दे रहा है, गूगल दे रहा है, ये आपके फोन में क्या है, ये आपके परमिशन नहीं होने आप परमिशन नहीं भी दो तो भी आपके फोन से वो डेटा सुन रहा है, ठीक है। आप कोई बात करिए, नेक्स्ट दिन आप देखेंगे फेसबुक में वही चीज का आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। इसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो सुन ही रहा है आपकी बात, आपकी वॉइस सुन रहा है, और जब जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट की बात करते हो तो ये रजिस्टर कर लेता है और अपने डेटा सर्वर को भेज देता है, और नेक्स्ट टाइम आप फेसबुक खोलते हो तो आपको वही एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो ये कल मैंने आपको बोला था डेटा इज द न्यू ऑयल, तो यही बात है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको उस डेटा को ये समझ के ये आपको उसी हिसाब से टारगेटेड रिस्पॉन्स देंगे एडवर्टाइजमेंट्स का। ये एक मॉडल चल रहा है, तो चाइना भी करेगा ये सब चीज। तो कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही है तो फ्री में इसके लिए मिल रही है कि उसका कोई कॉस्ट आपको देना पड़ता है। देयर इज नो फ्री लंच, मेरा मानना है। लेकिन सर चाइना की तो जितनी भी कह लीजिए जो एप्लीकेशन है या ये जो एप्स हैं, उनको खास तौर पे कहा जाता है कि वो तो डाटा चोरी करते हैं, जितनी भी उनकी, चाहे वो कोई गेम खेल रहे हो, चाहे वैसे कोई ऐप उनकी यूज कर रहे हो, तो उनको तो कहा जाता है कि वो अक्सर ही मोबाइल में से और गैजेट में से वो डाटा चोरी करते हैं। आरजू जी, सभी डेटा चोरी करते हैं, कौन डेटा नहीं चोरी करता आपका बताइए। फेसबुक करता है, गूगल करता है, ट्विटर करता है, सब करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी करता है, कोई पीछे नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपसे बोलते हैं, नाम के लिए परमिशन लेते हैं, बाकी सब वो उनका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी डेटा से ही उनका काम चलता है। नहीं तो वो ब्राउजर आपको फ्री में क्यों देगा, ईमेल सर्विस आपको फ्री में क्यों देगा। आप सोचिए, कभी गूगल गूगल कहीं ना कहीं तो अपना डेटा चलाने के लिए, अपनी कंपनी चलाने के लिए आप पैसे, उसको रेवेन्यू तो चाहिए ही ना। यू आर यूटिलाइजिंग दिस सर्विसेज, आप उनके ब्राउजर यूज कर रहे हो, आप उनके ईमेल यूज कर रहे हो, मैप्स यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी चॉइस के हिसाब से आपको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करेगा, तो उनकी वही कमाई है। इट इज एज सिंपल। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब इसका मतलब है कि ट्रस्ट तो लोगों का जो है वो चाइना के ऊपर ज्यादा नहीं रहा है इस चीज को लेकर। इससे कि हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है कि जो चाइनीज ऐप हैं वो ज्यादातर जो है वो डाटा उठा लेती हैं। बल्कि टीवी चैनल पे भी जब हम जाते हैं तो पहले जब जाया करते थे तो कोई ऐप भी दिया करते थे वो लोग, इससे ज्वाइन करें। सबने मना कर दिया, थोड़े दिन गए उसके बाद सबने मना किया कि नहीं स्काइप से ही आएंगे या जूम से आएंगे। जूम भी बल्कि चाइनीज ही है, और उस नई ऐप के जरिए कोई नहीं जा रहा टीवी चैनल्स पे। तो लेकिन इससे बच्चा कैसे बचेंगे, कैसे लोग अगर ये वाकई में इस तरीके से डाटा उठा रहे हैं तो? देखिए, डेटा तो सब लोग उठाएंगे ना आपका। आप अगर कोई भी ऐप यूज करोगे तो आपकी डिटेल तो लेंगे। उनको उनको उसी के थ्रू, उनको अगर आपको ये मॉडल जो है, आपको एक बेसिक सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करके ये आपकी डेटा ले रहे हैं। चाइना के अंदर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैंने कल आपको बताया था, डीप वॉइस क्लोनिंग, और आपकी एक इमेज लेके एआई के थ्रू फेक जैसे कुछ बना दो, फेक मूवीज या ऐसा कुछ बना दो, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे आपकी वॉइस का 4 सेकंड का सैंपल चाहिए, ठीक है, और आपकी पिक्चर चाहिए। तो आजकल इतने आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। आप दोनों चीज रख के एक वॉइस कमांड दे दीजिए, आपको मुझे क्या बुलवाना है आपसे, आप वो बोलेंगे और वो रियल लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीप फेक। चाइनीज आर द मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वो आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको स्ट्रक्चर करेंगे और उसको ऐसा बनाएंगे कि सब लोगों को लगेगा ये रियल है। तो ये डेटा वो लोग यूज कर सकते हैं टू जनरेट डीप फेक। और मैंने कल आपको बताया था डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम्स हो रहे हैं, तो ये सब चीजें चाइनीज ऐप्स भारत में बहुत चल रहे थे, जहां पे वो लेंडिंग कर रहे थे। फिर बाद में अगर कोई पैसा नहीं देता था तो वो एप्स आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से आपके सारे कॉन्टेक्ट निकाल लेते थे और आपके रिश्तेदारों को फोन करके बोलते थे कि ये पैसा नहीं दे रहा है। आरजू जी सोचिए, 8 to 10% इंटरेस्ट पर मंथ लेते थे ये चाइनीज लेंडिंग एप्स। भारतीय सरकार को इंटरवीन करके बंद करना पड़ा, कितने लोगों को लूटा इन लोगों ने, ठीक है। तो चाइना में भरोसा तो कर ही नहीं सकते, आप बरोबर बोल रहे हैं। क्योंकि एक बार तो अमेरिकन
अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उस पे भरोसा कर सकते हैं कि आपको लूटेंगे नहीं। चाइना तो चोर ही है, ठीक है, आपकी बात सही है, बिल्कुल ही सही है। लेकिन सर अब यहाँ पे रिलेटिव्स को फोन करके बोलेंगे या कुछ करेंगे तो वो कोई पैसा थोड़ी दे देंगे, उनके बोलने से क्या होगा, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो मतलब उससे पाकिस्तान के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं कह रही हूँ। बाकी दुनिया में शायद कोई एम्बेरस हो जाता हो या कुछ हो जाता हो, यहाँ तो कुछ नहीं होता, कहते हैं हाँ नहीं देखिए दे रहे पैसे। देखिए इंडिया में यूपीआई का बहुत चल रहा है, मतलब सेकंड्स में आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में आज जाते हो तो नॉर्मल रोड पे जो ठेले वाले रहते हैं, जो पान गोलगप्पे बेचने वाले रहते हैं, हम्म, वो लोग भी आजकल बोलते हैं कि सर आप जीपे करो, आप हमको यूपीआई पेमेंट करो, कैश नहीं लेते हैं, ठीक है, इतना पेनिट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है और इसमें भी नए नए तरीके से इजाद हो रहा है। कभी कभी आपको डीप फेक करके बताएंगे कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, वी आर कॉलिंग फ्रॉम सीबीआई, वी आर कॉलिंग फ्रॉम द जजेस क्वार्टर्स। फिर वो बाद में आपको फरमान भेजेंगे, बोलेंगे आप इस ऐप में क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके फोन में एक मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स, आप जो भी क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होता है। तो हम्म। फ्रॉड बहुत तरीके से हो रहा है भारत में और भारतीय सरकार ने अभी इसके ऊपर मुहिम जी चलाई है। तो आपके पाकिस्तान में नहीं हो रहा है क्योंकि डिजिटलाइजेशन का इतना दौर नहीं आया, पर भारत में हो चुका है। मगर सर आपने इसमें देखा फ्रॉड के चांसेस भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आरजू ऑनलाइन जी फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड। आरजू जी बहुत जो पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग हैं, रेप्यूटेड लोग, वो स्कैम में फंस चुके हैं। हम्म। लोगों ने अपने करोड़ों रुपए खोए हैं। जो स्टॉक मार्केट स्कैम स्कैम होते हैं जिसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप इस ग्रुप में आइए, वहीं पे उनके चेले चपाटे रहेंगे, वो एक जने को बोलेंगे कि ये एक मास्टर है, इसको फॉलो करिए। फिर वो आपको एक ऐप देगा, वो आपको एक तरह से बोलेगा ट्रांसफर करने के लिए पैसे। तो बहुत तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं भारत में। एक तरह से एक आपको ये जान के हैरानी होगी कि कंबोडिया और लाओस में कॉल सेंटर चल रहे हैं जिसमें इंडियंस को फोन उधर से किया जा रहा है, ठीक है, और ये कॉल सेंटर कौन चला रहा है, आप सोचिए। सही। कौन चला रहा चाइनीज है सर? चला, चाइनीज। चाइनीज। तो सर तो इस बस तरह के आप, फ्रॉड और ये चीजें तो फिर वो चाइनीज ही ज्यादा सोचते हैं, ऐसा लगता हाँ तो ऐसा ही है। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, चाइनीज ज्यादा सोचते हैं और आगे अगर आपको भी अपने देश में अगर कुछ डिजिटलाइजेशन कराए, चाइना से कभी मत कराइएगा, ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर चाइना में सर और भी कई तरह की चीजें निकलती रहती हैं, जैसे हम सुनना ही करते हैं कि कभी वो वायरस कोई बना देते हैं पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए, कभी कुछ करते रहते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनके साथ जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो खराब तो जल्दी हो जाती है मगर सस्ती भी बहुत मिलती है। तो पाकिस्तान में तो लोग बहुत ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करते हैं, अगर कोई ना भी लेना चाहे तब भी उसको बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कि हर तरफ चाइनीज सामान ही भरा हुआ है। और उसमें से बीच में से निकल के कहना कि जी चाइनीज ना हो, मेड इन चाइना ना हो, ये बहुत मुश्किल ही से कुछ मिलता है यहाँ पर। लेकिन आरजू जी। आरजू जी एक चीज आपको बताता हूँ। चाइना के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। उसके पास 4,000 पैथोजेन है। जैसे कोविड एक पैथोजन है, उसके पास 4,000 पैथोजेन है। उसकी टेस्टिंग चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है। मैं आपको इसका मीडिया रिपोर्ट्स भी भेज दूंगा, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। जो नहीं नहीं, आप सही बता इंटरनेशनल रहे हैं। इंटरनेशनल पेड मीडिया है, उन इंटरनेशनल मीडिया का आपको भेज देता हूँ। तो चाइना क्या कर रहा है, जो डर्टी वर्क होता है वो अपने लोगों के ऊपर नहीं कर रहा है, वो यूज करता है पाकिस्तानियों को। तो आप समझ जाइए, ठीक है। और आपने अभी, मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको बोला था कि शायद आपको जल्दी से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान आने वाले हैं, मैंने हो आपको बोला। सकते हैं सर, पॉसिबिलिटीज तो है सर, बिल्कुल है, हाँ, डेफिनेटली जाहिर है। जी। क्योंकि आप, मैंने बोला ही था कि देखिए रेलवे स्ट्राइक चालू हो गई और आज अवामी लीग ने भी बोल दिया कि 1 तारीख से हम लीफलेट्स बांटेंगे, 5 तारीख से प्रोटेस्ट करेंगे, 16 तारीख को रोड रोको करेंगे, 18 तारीख को रेवोल्यूशन करेंगे। तो अ, मोहम्मद यूनुस का भी टाइम बहुत करीब आ चुका है। वो अमेरिका तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब वो शायद वो पाकिस्तान ही आएंगे या टर्की जाएंगे या कतर जाएंगे, और कोई उनको लेगा भी नहीं।
सर पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता इस हालत में है कि वो किसी को भी इस वक्त रख सके, लेकिन बहरहाल इस न्यूज के ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। आरजू जी जी आपने तो जाकिर नालायक को भी आप बुला लिया था, तो सर, एक फिर मंथ में भगा भी दिया सर, गायब हो गया वो, फिर पता नहीं कहाँ गया। पर एक मंथ आपने के तो लिए था। आपने 1 महीने के लिए उसको उसकी बकवास सुनी, वो सोचिए पाकिस्तान के कितने बुरे दिन आ गए। ठीक है। सर पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन यूट्यूबर्स के बड़े अच्छे दिन थे, इसलिए कि बहुत वीडियोस चला करती थी उनके ऊपर, तो इसलिए हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया कि आ गए। नहीं बहुत नहीं शुक्रिया। बरोबर है, आपकी बात सही है। यूट्यूबर्स के लिए बढ़िया हो गया था, इसके लिए मैंने उसका नाम वापस जग जाहिर किया कि लोगों को याद रहे कि और भी थोड़ा बिल्कुल है। सा इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए। और उसके बाद वो गायब है, उसके बाद से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है दोबारा मलेशिया में कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद से न्यूज कोई खास नहीं आ रही उनके बारे में, ये जरूर है। पाकिस्तान में लोगों ने इतनी गालियां दी, ऐसा शर्मसार हुआ कि उसका ही मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तो इस मतलब ये जी बिल्कुल, ये क्रेडिट तो बहरहाल हमें जाता है कि हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे लोगों ने वाकई बहुत टफ टाइम दिया उनको। नहीं बहुत नहीं शुक्रिया अच्छा, सर। जी मुझे अच्छा लगा कि आपके लोगों ने उसको बरोबर उसको जो उसकी औकात है वो दिखा दी थी। और पाकिस्तान की महिलाओं ने जिस हिसाब से प्रोटेस्ट किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस हिसाब से अगर समझ जाइए कि ऐसा बेगरत होके गया है कि मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहा। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम सर।